हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे और इनसे सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक महत्वपूर्ण शासक है जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को देखेंगे। जलालुद्दीन खिलजी का इसके पहले हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देखे भी होंगे, और जो नहीं देखे होंगे वो आके चैनल पर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पीरियड है ये 1296 से लेके 1316 तक है। और आप जानते हैं कि खिलजी वंश का जो शासनकाल है वो दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों में सबसे कम दिनों तक इन्होंने ही शासन किया और तुगलक ने सबसे ज़्यादा दिन तक शासन किया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है वो अली गुरसब्स है। इनका मूल नाम अली गुरसब्स है और इनकी उपाधि बहुत है। इनकी उपाधि एक है द्वितीय सिकंदर, ये बहुत फेमस उपाधि है जिसको सिकंदर ए सानी के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि सिकंदर की तरह ही ये विश्व विजेता बनना चाहते थे और इनका जो मित्र और दिल्ली का कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर इन्होंने विश्व विजेता बनने की तमन्ना को छोड़ दिया और इसके साथ ही एक नया धर्म भी चलाना चाहते थे, उसको भी इन्होंने त्याग दिया। तो उसी क्रम में इन्होंने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। और अमीर खुसरो इन्हीं के समय में, ऐसे तो अमीर खुसरो ने 8 सुल्तानों का दरबार देखा था, लेकिन इनके समय में ही वो राजकीय लेखन शुरू करते हैं। और अमीर खुसरो की बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन एक पुस्तक है खजाइनुल फुतूह। खजाइनुल फुतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान कहा है, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान कहा है, युग का विजेता कहा है, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से इनको विभूषित किया है अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने। और इनके पिता का नाम शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी था और ये बलबन की सेना में पदाधिकारी पद पर तैनात थे। और इनके जो चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनको खिलजी वंश का संस्थापक कहा जाता है, और इनके चाचा के साथ साथ इनके ससुर भी थे क्योंकि उन्हीं की बेटी से इनका शादी हुआ था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दिया। काड़ा और मानिकपुर में बुलाता है और वहीं पर, क्योंकि उससे पहले ये देवगिरी का अभियान करता है और वहाँ से इसको बहुत सारा धन संपत्ति मिलती है और उसी लालच में वो जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है और कड़ा मानिकपुर में हत्या कर देता है और वहीं पर अपने को सुल्तान घोषित कर लेता है। और वह बलबन का लाल महल है, बलबन का लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है, दिल्ली आता है। और सीरी का 1000 सतून महल है, 1000 खंभों वाला सीरी का महल। आप जानते हैं कि सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनवाया था, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए भी इस किला का प्रयोग वो करता था। तो उसी के बनने तक, जब तक वो निर्मित नहीं हुआ तब तक वो अलाउद्दीन खिलजी बलबन के लाल महल में ही रहा था। और इसके समय में जो विद्रोह हो रहे थे, तो इसके समय के जो महत्वपूर्ण विद्रोह थे वो 9 मुस्लिमों का विद्रोह था। ये 1299 में 9 मुस्लिमों का विद्रोह हुआ था। आप जानते हैं कि 9 मुसलमान जलालुद्दीन खिलजी के समय में जो मंगोल थे, उन्होंने 4000 मंगोलों ने उलुग खां के नेतृत्व में, जो हलाकू का पौत्र है, और उलुग खां के नेतृत्व में इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। और सुल्तान ने दिल्ली के मुगलपुर, जो आज का आधुनिक मंगोलपुरी है, वहाँ उनको बसाया था। और उन लोगों को 9 मुस्लिम कहा गया है। और यही लोग, जब गुजरात का अभियान हुआ 1299 में, गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो खुम्स आप जानते हैं कि खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल को खुम्स कहा जाता है, इसका एक और नाम है गनीमा। तो खुम्स के बंटवारे को लेकर ये लोग विद्रोह कर दिया। मतलब आप जानते हैं कि 80% पहले सैनिकों में बांट दिया जाता था और 20% राजकोष में जमा होता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इसका उल्टा कर दिया। वो 80% स्वयं ले रहा है और 20% सैनिकों में वितरित हो रहा है। इसी के चलते ये 9 मुस्लिमों ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि बहुत 9 मुस्लिमों को कत्ल कर दिया गया और इस विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। उसके बाद दूसरा एक विद्रोह हुआ है, वो अकत खां का विद्रोह हुआ। अकत खां का विद्रोह हुआ
और आप जानते हैं कि ये रणथंभौर आक्रमण के समय अकद खां का विद्रोह होता है। वो सेना से जानबूझकर बिछड़ जाता है और वो जाके चूँकि 9 मुस्लिमों की बहुत सारे 9 मुस्लिमों की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करा दी थी, तो इसीलिए 9 मुस्लिम अलाउद्दीन खिलजी से काफ़ी नाराज़ हैं और उन लोगों से जाके अकद खां मिल जाता है और अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण कर देता है और बाणों की बौछार होती है अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी बेहोश हो जाता है और तब अकद खां को लगता है कि सुल्तान मर गया, लेकिन अचानक ही अलाउद्दीन खिलजी वहाँ फिर खड़ा हो जाता है और अकद खां को पकड़ लिया जाता है, इसका वध कर दिया जाता है। तीसरा जो विद्रोह हुआ था वो मूंग खां का विद्रोह होता है। मूंग खां अलाउद्दीन खिलजी का भांजा है और इसको ये विद्रोह करता है, बाद में इसकी हत्या करा दी जाती है। और चौथा और एक इम्पोर्टेंट विद्रोह हुआ था हाजी मौला का विद्रोह। ये हाजी मौला का विद्रोह, ये दिल्ली का कोतवाल बनना चाह रहा था हाजी मौला, इसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को भी अलाउद्दीन खिलजी ने दबा दिया था। अलाउद्दीन के शासनकाल में और भी विद्रोह लगातार होने लगे, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश को जारी किया ताकि साम्राज्य में दोबारा विद्रोह न हो। इसके लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किया। पहला अध्यादेश में क्या किया, अमीरों को दी गई भूमि को वापस ले लिया। अमीरों को जो दान में भूमि दी गई, इससे इनाम भूमि, मिल्क भूमि, वक्फ भूमि, ये सब भूमि को वो खालसा भूमि में बदल देगा, खालसा भूमि में तब्दील कर दिया। और इसके समय में, अलाउद्दीन के समय में खालसा भूमि की संख्या काफ़ी बढ़ गई। तो ताकि एक होता है ना कि मान लीजिए कि वो भूमि पर वो राजस्व वसूलते थे तो उनकी स्थिति और मजबूत हो रही थी, इसीलिए वो विद्रोह भी कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सारी भूमि को खालसा भूमि में तब्दील कर दिया और खालसा भूमि में बदल गया तो अब उससे जो रेवेन्यू वसूला जाएगा वो राजकोष में आएगा। तो पहला काम किया कि अमीरों को दान में दी गई, विद्वानों को जितनी भूमि थी सब भूमि को वापस ले लिया। दूसरा काम किया कि गुप्तचर व्यवस्था को संगठित किया, बरीद एवं मुन्हिस की नियुक्ति की, गुप्तचर व्यवस्था को व्यवस्थित किया और बरीद और मुन्ही ये 2 गुप्तचर लोग हैं, इनकी नियुक्ति किया ताकि साम्राज्य में अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है उसकी सूचना सुल्तान को मिले ताकि उस पर कार्रवाई की जाए। इसीलिए उसने बरीदों की बड़ी संख्या में नियुक्ति किया, मुन्हिस की नियुक्ति की ताकि साम्राज्य में षड्यंत्र का पता चल सके। तीसरा अध्यादेश वो जारी किया तो इसमें मदपान और जुआ भांग खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसमें मदपान है, जुआ खेलना है, ये जगह सब जगह जब लोग इकट्ठा हो गए तो यहाँ एक षड्यंत्र हो सकता है और इसीलिए ये सब चीज़ों पर वो प्रतिबंध लगा देता है, पूर्ण प्रतिबंध लगा देता है कि नहीं ये होगा और नहीं लोग इकट्ठा होंगे। उसके बाद वो कहता है कि सभी अमीरों को मेल जोल पर प्रतिबंध लगा दिया। वो कहता है कि कोई भी अमीर किसी दूसरे अमीर से नहीं मिल सकता है, उस पर वो पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। और हाँ, एक अमीर दूसरे अमीर के यहाँ शादी विवाह भी नहीं कर सकते हैं बिना सुल्तान की अनुमति से। वो इस बात को समझता था कि अगर एक अमीर दूसरे अमीर से शादी वहाँ रिश्तेदारी हो जाएगी तो दोनों मिल के बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने इस पर जोर दिया और कहा कि बिना सुल्तान की अनुमति से, मतलब कि कोई विवाह समारोह में भी भाग नहीं ले सकते हैं, न विवाह समारोह कर सकते हैं। इस प्रकार उसने अध्यादेश जारी करके साम्राज्य में होने वाले विद्रोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अस्तित्व को स्वीकार किया। वो खलीफा के अस्तित्व को मानता है, भले इसके वो मतलब कि इस खलीफा के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है और शरीयत के अनुसार काम भी करता है, लेकिन वो प्रजा के हित को भी ध्यान में रखता है। वो कहता भी है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि मेरे अंतिम दिन में अल्लाह मुझसे मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा, जो प्रजा के हित में होता है वो कदम मैं उठाता हूँ। तो खलीफा के अस्तित्व को तो स्वीकार करता है और यामिनी उल खिलाफत और नासिर उल मोमिनीन की ये उपाधि धारण करता है, यानी खलीफा से वैधता भी ले लेता है। और बलबन के बाद, आप जानते हैं बलबन का राजत्व सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है,
तो बलबन के बाद अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजत्व सिद्धांत को परिभाषित किया। और इसकी जो नीति थी, बलबन की थी लौह एवं रक्त की नीति, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी वो लौह एवं तलवार की नीति थी। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत में जो साम्राज्य का विस्तार करता है उसको देखें। आप जानते हैं कि अलाउद्दीन दक्षिण में भी साम्राज्य का विस्तार करता है और पहला शासक है जो दक्षिण पर साम्राज्य का विस्तार किया, कब्जा किया। हालांकि उस समय जब ये पहली बार देवगिरी पर आक्रमण करता है तो उस समय शासक है जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन उसके बाद मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत को विजित करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो पहला उत्तर भारत का अभियान हम देखेंगे, और पहला अभियान इन्होंने किया वो गुजरात का अभियान, और 1297 ईस्वी में गुजरात का अभियान करता है अलाउद्दीन खिलजी। और शासक है वहाँ का कर्ण सिंह, कहीं कहीं इसको करण सिंह भी लिखता है, कहीं कहीं इसको राय कर्ण द्वितीय लिखता है। और ये बघेल राजपूत हैं, और इनकी पत्नी है कमला देवी, और इनकी एक पुत्री है देवल देवी। जब ये नुसरत खां और उल्लू खां के नेतृत्व में ये गुजरात का अभियान होता है, और गुजरात की राजधानी जो है वो अहिलवाड़ थी उस समय। तो जब गुजरात का अभियान होता है तो कर्ण सिंह है ये अपनी पुत्री देवल देवी को लेके देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ भाग जाते हैं। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण लेते हैं, और नुसरत खां और उल्लू खां ने इनकी पत्नी कमला देवी है उनको बंदी बना लेता है और दिल्ली लेके चल आता है, और कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है। और इनकी पुत्री जो देवल देवी है ये रामचंद्र देव के पास है। और आप आगे देखिएगा कि जब मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी का अभियान होगा तो उस अभियान में देवल देवी को भी पकड़ के लाया जाएगा, और देवल देवी की शादी, अलाउद्दीन का एक पुत्र है खिज्र खां से देवल देवी की शादी हो जाएगी। और इन दोनों की प्रेम कहानी का जो वर्णन है वो अमीर खुसरो की एक रचना है आशिका, उसी में है। तो देवल देवी इनकी बेटी है। फिर हम लोग देखेंगे कि यहीं पर ये गुजरात अभियान में ही मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में नुसरत शाह खरीदता है, खंभात की खाड़ी आप जानते हैं गुजरात में है, तो खंभात से इसको 1000 दिनार में खरीदा जाता है। इसीलिए इसको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक नाम है 1000 दिनारी। 1000 दिनारी के नाम से भी मलिक काफूर को जाना जाता है। यह एक हिजड़ा है, लेकिन आप देखते हैं कि दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। दूसरा अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी का है वो जैसलमेर का अभियान है, और जैसलमेर ये 1299 में अभियान होता है, और यहाँ का शासक है दुद्दा और इसका सहयोगी है तिलक सिंह, और ये लोग दोनों लोग पराजित हो जाते हैं। ये कोई महत्वपूर्ण अभियान नहीं है। तीसरा जो अभियान है वो है रणथंभौर का अभियान। ये रणथंभौर का अभियान 1301 में करता है अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का शासक है हमीर देव यहाँ के शासक हैं रणथंभौर के। और इसमें हमीर देव की मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो पटरानी है, जो मुख्य रानी है रंग देवी के नेतृत्व में सभी रानी और दासियों ने जौहर व्रत को धारण कर लिया। सभी जौहर कर लेती है ताकि मुस्लिमों से अपनी अस्मिता की रक्षा किया जा सके, जो ये तुर्क लोग हैं। और इस विजय की जो जानकारी है, ये रणथंभौर विजय की पूरी जानकारी और हमीर देव की पूरी ये जानकारी नयनचंद्र सूरी, ये लेखक हैं, नयनचंद्र सूरी की रचना है हमीर महाकाव्य। नयनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य में मिलती है। ये पूरी रणथंभौर विजय की जानकारी और हमीर देव का पूरा कहानी है, वो नयनचंद्र सूरी की रचना हमीर महाकाव्य में मिलती है। जो नेक्स्ट अभियान था और बहुत इम्पोर्टेंट अभियान चित्तौड़ का अभियान था। आप जानते हैं मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, और उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे राणा रतन सिंह थे। राणा रतन सिंह गुहिलोत वंश के राजपूत थे, और इनकी रानी पद्मिनी, उस समय पद्मिनी बहुत सुंदर महिला थी, और उसी की इच्छा में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया था। और ये 1303 में अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने
और इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। अमीर खुसरो भी इस अभियान में गया था और यहीं पर वो घोषणा भी करता है कि हिंदुओं का जो स्वर्ग है वो 7 स्वर्गों से भी ऊंचा है। ये मेवाड़ अभियान में जाता है, चित्तौड़ अभियान में, तो अमीर खुसरो इस बात को बताता है। और इसका जो जानकारी है चित्तौड़ अभियान और रानी जो पद्मिनी की कहानी है, वो एक ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत ग्रंथ है जो 540 ईस्वी में शेर शाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और मलिक मोहम्मद जायसी ने इस ग्रंथ की रचना अवधी भाषा में किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अवधी भाषा में। और इसी से ये चित्तौड़ विजय की जानकारी मिलती है। बाद में होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह में एक समझौता होता है कि पद्मिनी को दिखाने का, तो वो सीसा में इसको दिखाने की बात होती है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि मैं लौट जाऊंगा दिल्ली, लेकिन वो फिर सीसा में ही देखता है, लेकिन फिर वो जाता है, वो आधे रास्ते से वापस आके फिर आक्रमण कर देता है। उसकी इच्छा और तीव्र हो जाती है पद्मिनी को पाने की, तो ये जीत लेता है और चित्तौड़ का नाम वो खिजराबाद कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया क्योंकि इसका बड़ा बेटा है खिज्र खां, उसी के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर देता है। नेक्स्ट अभियान वो करता है मालवा का। मालवा का अभियान करता है 1505 में करता है और शासक है यहाँ का महलक देव। और इसका जो सेनापति है हरनंद कोका है, और हरनंद कोका को कोका प्रधान के रूप में भी जाना जाता है। इस अभियान का नेतृत्व करता है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क ने महलक देव को पराजित कर देता है। और चित्तौड़ विजय में जो रानी पद्मिनी है, ये अपने पूरे दासी और अन्य रानियों के साथ जौहर कर लेती है। इसमें जौहर कर लेती है, अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त नहीं होती है। राणा रतन सिंह की मृत्यु की जैसे ही खबर मिलती है कि पद्मिनी जौहर कर लेती है। और मालवा अभियान आइन उल मुल्क के नेतृत्व में होता है और महलक देव पराजित हो जाता है। नेक्स्ट जो अभियान था वो सिवाना का अभियान था, या सिवान भी इसी को कहा जाता है, जो 1307-8 में हुआ था। ये सिवान है राजस्थान के बाड़मेर जिला में है और यहाँ के शासक थे शीतलक देव। ये परमार वंश के राजपूत थे। और इस अभियान में शीतलक देव की मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गर्ग को यहाँ का इक़्तेदार बना दिया। ये सिवान अभियान था और कमालुद्दीन गुर्ग को यहाँ का अलाउद्दीन खिलजी ने इक़्तेदार बना दिया। और उत्तर भारत का जो अंतिम अभियान है वो जालौर अभियान है। जालौर अभियान 1311 में होता है। उत्तर भारत का अंतिम अभियान था, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अंतिम अभियान था। और शासक थे कान्हा देव, इन्हीं को कान्हड़ देव भी कहते हैं, कृष्णदेव तृतीय भी कहते हैं इन्हीं को। और ये चौहान वंश के राजपूत थे। और इसका नेतृत्व कर रहा था मलिक शाहीन, लेकिन इसी अभियान में मलिक शाहीन की मृत्यु हो जाती है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग को भेजाता है और कमालुद्दीन गुर्ग ने जालौर पर कब्जा कर लेता है और यह अभियान सफल हो जाता है। अब हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान। ये तो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत का अभियान है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दक्षिण भारत का अभियान। उसके बाद मंगोल आक्रमणों का क्रम देखेंगे। आप जानते हैं कि खिलजी वंश में सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण होता है। तो जो सभी नहीं, जो 6-7 मंगोल आक्रमण जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये 2-3 वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होगा। तब तक के लिए ओके बाय।